कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। और मैं आप सब के लिए लेके आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जो कि आपको इंग्लिश के सिलेबस से लिया गया है। उस चैप्टर का टाइटल है, शीर्षक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये पार्ट 4 है। क्या है पार्ट 4? तो अभी तक आपने मेरा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पे जो है आप 12th का प्रोज सेक्शन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको देखें। वहाँ पे आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो मिल जाएगा, तब जाके ये पार्ट 4 बहुत ही बेहतर से समझ में आएगा। तो दोस्तों एक बार पुनः आप सभी से आग्रह है कि आप लोग इसको शेयर कर दें, अधिक से अधिक बच्चे इस लॉकडाउन में इस वीडियो से सीख पाए। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये 13 नंबर पैराग्राफ है। तो इसके पहले जो 1 to 12 पैराग्राफ है, मतलब 1 से 12 तक का जो पैराग्राफ है, मैं पार्ट 1 to पार्ट 3 वीडियो में डाल चुका हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करें। आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट ये जो 13 पैराग्राफ है इसमें क्या है आप देखिए, दिया है द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। फिर से आप लोग उच्चारण पे ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, क्या पढ़ना है, चूँकि ये टफ वर्ड है यहाँ पे। तो क्या है, मैं फिर से इसको पढ़ देता हूँ। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब हिंदी समझ लीजिए इसका। डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है विशिष्ट या प्रमुख, क्या, और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशिष्टता या विशेषता कह सकते हैं आप। और मॉडर्न सिविलाइजेशन आपको पता है आधुनिक सभ्यता। इंडेफिनिट मतलब आप जानते हैं अनिश्चित, और मल्टीप्लिसिटी मतलब होता है अधिकता कह सकते हैं। मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या होता है, अधिकता कह सकते हैं। और ह्यूमन वांट्स का मतलब होता है मानवीय इच्छा, मानवीय चाह। तो द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। इसका हिंदी होगा कि आधुनिक सभ्यता की खास विशेषता, आधुनिक सभ्यता की प्रमुख विशेषता मानवीय इच्छाओं में एक अनिश्चित वृद्धि है, एक अनिश्चित जो है अधिकता है। मतलब क्या है कि आधुनिक सभ्यता क्या है, आधुनिक सभ्यता में जो मानव की इच्छाएं होती है वह असीमित होती है, वह अनिश्चित होती है। और आधुनिक सभ्यता में मानव की जो इच्छा होती है उसमें बहुत ही अधिक वृद्धि हो जाती है। मतलब हर आदमी चाहता है कि मेरे पास अधिक से अधिक जो है क्या हो, मतलब पैसे हो जाए, धन दौलत हो जाए। सभी लोग इस प्रकार का जीवन जीने लग जाते हैं। आधुनिक सभ्यता में इच्छाओं पे कोई नियंत्रण नहीं है। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने मतलब छोटे छोटे गांवों में रहा, झुग्गी झोपड़ियों में जीवन यापन किया और बहुत ही नॉर्मल से कपड़े पहनकर जो है वह जीवन यापन करते थे और बड़ा संतुष्ट रहते थे, खुश रहते थे। उनके जीवन में संतोष नाम का चीज़ था। लेकिन आधुनिक सभ्यता में जितने भी लोग हैं उनके जीवन में संतोष नाम का कोई चीज़ नहीं है, ये संतुष्ट ही नहीं रह पाते हैं। तो आधुनिक सभ्यता की गांधी जी ने बड़े आसान से शब्दों में कहा कि आधुनिक सभ्यता की जो खास विशेषता है वह यह है कि मानवीय इच्छाओं में एक अनिश्चित वृद्धि है। लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। जबकि कहा गया है कि भाई अगर आप खुश रहना चाहते हो तो 2 काम करो। पहला क्या कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, और फिर जो है उसी में खुश रहो, उसी में संतुष्ट रहो कि नहीं। अरे भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले ना किसी को मिला है ना मिलेगा, आप जितना भी कोशिश कर लो। चलिए आगे के लाइन पे हम चलते हैं। ये क्लियर हो गया? आई होप कि क्लियर हो गया। बिल्कुल आप वीडियो को दोबारा तिबारा देखेंगे, ये टफ चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants। आगे का लाइन मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूँ, आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, दिया हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिज वांट्स। जबकि जो प्राचीन सभ्यता है, एंशिएंट सिविलाइजेशन मतलब जो प्राचीन सभ्यता है, उसकी जो विशेषता है वह क्या है, इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन, एक आवश्यक रोक है, एक आवश्यक बंदिश है, एक आवश्यक प्रतिबंध है। किनके ऊपर? तो इन इच्छाओं के ऊपर। दिज वांट्स का मतलब
इन इच्छाओं के ऊपर, एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट्स, और इन इच्छाओं पे एक आवश्यक कड़ा नियंत्रण है। मतलब देखिए आधुनिक सभ्यता में क्या है कि लोगों की जो इच्छाएं है, मानवों की जो इच्छाएं है वह एक असीमित है, उसमें अनिश्चित जो है वृद्धि देखने को मिलता है। आदमी की इच्छाएं बढ़ती चली जा रही है, जिसके पास 10 है वह 100 के फेर में पड़े हैं, जिसके पास 100 है वह 1000 के फेर में पड़े हैं, जिसके पास 1000 है वह इच्छा करता है कि मेरे पास लाख होता तो ज़्यादा अच्छा होता, और जिसके पास लाख है सर वह करोड़ों कमाने के फेर में पड़ा हुआ है। इनके जीवन में चैन सुकून जो बोलते हैं आधुनिक लोगों के जीवन में वह कभी देखने को मिलता नहीं है। जबकि प्राचीन सभ्यता के जो लोग थे वह क्या थे, तो वही बात दिया है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, अरे प्राचीन सभ्यता की जो विशेषता है इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस डिमांड्स। प्राचीन सभ्यता की जो विशेषता है वह इन इच्छाओं पे एक आवश्यक प्रतिबंध, एक आवश्यक रोक और इन इच्छाओं पे एक कड़ा नियंत्रण है। इसीलिए भाई मेरे जो हमारे पूर्वज होते थे वह झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, जो हमारे पूर्वज होते थे गुफाओं में कंदराओं में रहते थे, कंद मूल खाकर अपने जीवन को जीते थे, बेहतर से बेहतर जीते थे। तो ये उनका कोई शौक नहीं था, बताइए उनका कोई शौक नहीं था कि वह झुग्गी झोपड़ी में रहे, लेकिन उनको पता था कि अगर हम ईंट पत्थर के मकान में और महल और टाड़ी में रहने लग जाएंगे तो कल होके ऐसा भी नौबत आ जाएगा कि हम इससे भी अधिक सोच रखने लग जाएंगे और उन चीज़ों के लिए हमें गलत रास्ते पे जाना पड़ेगा। तो आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या है, द मॉडर्न, देखिए द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living, faith in a future state and therefore also in divinity। तो सर आप इसके मीनिंग को तोड़ तोड़ के समझिए, बहुत टफ लैंग्वेज है यह। पूरे चैप्टर का ये जो पैराग्राफ है ये थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है, मैं तोड़ तोड़ के समझाऊंगा। क्या दिया है कि द मॉडर्न आधुनिक और या वेस्टर्न पश्चिमी insatiableness मतलब असंतुष्टता, आधुनिक या पश्चिमी असंतुष्टता अराइजेज उठता है, कहाँ से उठता है, तो रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग, वास्तव में जीवन के अभाव से उठता है। वांट मतलब यहाँ पे अभाव, कमी, और लिविंग मतलब जीवन हो गया, तो जीवन में अभाव से उठता है। फैथ इन अ फ्यूचर स्टेट, अरे भविष्य की अवस्थाओं में विश्वास के कम अभाव से उठता है। एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी, और सही मायने में ईश्वर तत्व में अभाव से उठता है, ईश्वर तत्व में विश्वास के अभाव से उठता है। मतलब ये आधुनिक सभ्यता के जो लोग हैं या जो पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं, इनके जीवन में जो असंतुष्टता की भावना है वह कहाँ से उठता है, तो इनके जीवन में जब अभाव होता है किसी चीज़ की तो ये असंतुष्ट होने लग जाते हैं। ये भविष्य की अवस्था में विश्वास नहीं करते हैं। भविष्य की अवस्था में क्या है सर, हम गीता पढ़ते हैं पूर्वी देश के लोग, भारत के लोग, और क्या उसमें सीख दिया हुआ है कि भाई कर्म की इच्छा मत करो, ये फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, और जो है ऊपर वाला जो है देखता है, और जो है अगर आपके कर्म में सच्ची लगन और मेहनत और ईमानदारी होगी तो सर आपको फल अवश्य मिलेगा। तो ये फल मिलेगा कब सर, ये वर्तमान में मिलेगा जी नहीं, ये फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर के स्टेट में मतलब अवस्था में आधुनिक सभ्यता के लोग विश्वास नहीं करते, ये वर्तमान में जीना चाहते हैं। इनको मतलब सब चीज़ जो है तुक पे चाहिए, सभी चीज़ों की जो है पूर्ति इनको जो है मतलब ऑन द स्पॉट चाहिए, जिस वजह से ये दुखी हो जाते हैं। जबकि प्राचीन सभ्यता के लोग ऐसे नहीं थे। प्राचीन सभ्यता के जो लोग थे सर वह जो क्या करते थे कि ये ईश्वर में विश्वास करते थे, और आधुनिक सभ्यता के लोग जो है डिविनिटी मतलब ईश्वर की ताकतों में, ईश्वर तत्व में विश्वास नहीं करते हैं। इस वजह से ये असंतुष्ट हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। अरे हुई है वही जो राम रच रखा, अरे होना वही है जो उस ईश्वर ने, उस खुदा ने रच के रखा है, और आप कितना भी जो है दिमाग लगा लो, होना वही है जो आपके नसीब में है। देखिए कहा गया है कि नसीब से अधिक और जो है मतलब समय से पहले ना किसी को कुछ मिला है ना आपको मिलने वाला है। आप जितना दिमाग लगाना है लगा लीजिए कि नहीं, बस आप अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए, और अगर आपके मेहनत में लगन होगी, ईमानदारी होगी तो निश्चित रूप से आप सफल होइएगा। अब देखिए प्राचीन सभ्यता के जो लोग थे वह संतुष्ट कैसे होते थे। अब देखिए दिया है द रेस्टोरेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ often in spite of ourselves in a future state and the existence of divine power। चलिए समझिए तोड़ तोड़ के। द रेस्टोरेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब प्राचीन या पूर्वी सभ्यता पे रोक
अराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ, एक विश्वास से उठता है। अगर प्राचीन सभ्यता के लोग या पूर्वी सभ्यता के लोग अगर अपनी इच्छाओं पे रोक लगा लेते थे तो इसके पीछे कारण ये था कि वह एक विश्वास करते थे। विश्वास ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स, खुद में होने के बावजूद इन अ फ्यूचर स्टेट, वह भविष्य की अवस्था में भी विश्वास करते थे। मतलब बहुत लोग बोलते थे कि कितना भी आप हाय हाय कर लीजिए सर, मतलब जो होना होगा वह समय पे होगा। कोई भी काम का एक समय होता है, देख लीजिए समय होता है और समय पे काम होता है कि नहीं। आपके हमारे हाय हाय करने से कुछ नहीं होता है। तो वह भविष्य की अवस्था में विश्वास करते थे। प्राचीन सभ्यता के लोग कर्म करते थे, मेहनत करते थे और उनको पता था कि भाई हमको सफलता मिलेगी, भविष्य में मिलेगी कि नहीं, और वह फ्यूचर स्टेट में विश्वास करते थे। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर, और वह दैवीय शक्ति, डिवाइन पावर का मतलब क्या हुआ, दैवीय शक्ति में विश्वास करते थे, दैवीय शक्ति के अस्तित्व में विश्वास करते थे। उनको पता था कि हम जो कर रहे हैं वह खुदा, वह भगवान, वह देवता देख रहा है और वह जो है पूरी चीज़ों का ध्यान रख रहा है। कौन कितना मेहनत और ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ आगे बढ़ रहा है। और अगर सर आपके मेहनत में और आपके जो है समझिए कि कार्य में लगन होगी, ईमानदारी होगी, अच्छी भावना होगी सर, तो वह देगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपने पढ़ा गीता में क्या लिखा हुआ है? गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और जो मतलब अगर तुम्हारे मेहनत में लगन होगी तो मैं फल दूंगा। मैं क्या करूंगा कि मैं तुम्हें फल दूंगा। तो ये कौन फल देगा? ये ईश्वर देंगे, ये खुदा देंगे, ये भगवान देंगे। और जो है ये कब देंगे? जब हम मेहनत करेंगे तब देंगे। ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहेंगे तो दे देंगे। कहा कि भाई नसीब में होगा तो वह मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब कर्म करेंगे। और असंतुष्ट होने से कुछ नहीं होता है, असंतुष्ट होने से कुछ नहीं होता है। आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आ गया, ये पैराग्राफ समझ में आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 14 में चलते हैं। देखिए पैराग्राफ नंबर 14 क्या है, इस पे ध्यान दीजिए। दिया हुआ है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। यहाँ जो टू है TO है सर, यहाँ पे TO नहीं होना चाहिए, TOO होना चाहिए। क्या होना चाहिए? TOO, टू मैडनिंग। ये टू मैडनिंग मतलब उचित से ज़्यादा पगला देने वाला, उचित से ज़्यादा पागल कर देने वाला। रिमूवल टू वाला टू है यहाँ पे। ये मिस प्रिंटिंग है, मैं सुधारते चलूँगा, मैं आपको बताते चलूँगा। ओके, तो चलिए फिर से मैं पढ़ता हूँ। सम ऑफ द इमीडिएट, इमीडिएट मतलब तुरंत, एंड ब्रिलियंट और बेहतरीन, रिजल्ट्स का मतलब परिणाम, ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आधुनिक आविष्कारों के, ओके, आर टू मैडनिंग उचित से ज़्यादा पागल कर देने वाले हैं, टू रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब रोकना कि नहीं। अब इसका हिंदी आप समझ लीजिए। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस मतलब आधुनिक आविष्कारों के कुछ बेहतरीन और तुरंत परिणाम इतना पागल कर देने वाले हैं कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं। पागल कर, देखिए आधुनिक आविष्कार क्या हुआ, जो मॉडर्न एज में जो इन्वेंशंस हो रहे हैं कि नहीं। जैसे मोबाइल बना, अब मोबाइल बना तो अब ये इन्वेंशन ही हुआ ना। अब देखिए इसकी जो लत लगी है बच्चों को, इसकी जो लत लगी है गार्जियन को भी सर, इसको आप रोक सकते हैं क्या? देखिए PUBG गेम आ गया, इसको रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो देखिए कितना जो है मतलब समझिए कि गलत कार्य हो जा रहे हैं। और देख लीजिए कि टीवी बना, उसका कैसे रोक सकते हैं? देखिए बहुत सारी लड़कियां हैं जिसको चश्मा लग गया, बहुत सारे बॉयज हैं जिसको चश्मे लग गए। तो आप इसको रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं सर। तो इतना पागल कर देने वाले इसके परिणाम है कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। बहुत लोगों ने साइंटिस्टों से पूछा गया कि भाई आप AC और फ्रिज जो बना रहे हैं, कूलर, तो क्यों बना रहे हैं? तो साइंटिस्टों ने जवाब दिया कि भाई हम जीवन आसान करना चाहते हैं। लेकिन बताइए कि इसकी जो लत लगी है, आज जो AC के आदी हो गए, आज जिनको कूलर के आदी हो गए, इनको अगर AC और कूलर चले जाए तो सर इनको नींद नहीं आती है। बताइए अब ये नींद कहाँ से खरीद के लाएंगे? AC और कूलर तो खरीद के ला दिए, नींद कहाँ से लाएंगे खरीद के? ये रात भर जग जाते हैं। कितनी बड़ी समस्या, आप इसको रोक सकते हैं क्या? अब बताइए इसी AC और फ्रिज और कूलर से CFC एक गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे हल्की गैस होती है और वह बड़ी ही आसानी से जो है
ऊपर की ओर उठती है। और सर इसका एक अणु जो है ओजोन लेयर का 1000 जो है मतलब ये अणु को नष्ट करने का 1000 अणु को नष्ट करने की क्षमता रखता है। अब सोचिए सर, इससे ओजोन लेयर में छिद्र हो गया। अब बताइए इसको रोकने का कोई प्रयास, कोई उपाय? वैज्ञानिकों से पूछा गया कि अब ये बम और गन जो बना रहे हैं, मतलब क्यों बना रहे हैं? तो इससे हम अपनी सेफ्टी करेंगे, हम इससे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सर ये बम और गन आम लोगों के पास है क्या? ये आतंकवादियों के पास है, आतंकवादी संगठनों के पास है। और ये बम और गन जब चल रहे हैं तो इससे किसकी रक्षा हो रही है? आप इसको रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। अरे भाई, आधुनिक आविष्कारों के कुछ बेहतरीन और तुरंत परिणाम इतना पागल कर देने वाले हैं कि इसको रोका नहीं जा सकता है भाई मेरे, इसको रोका नहीं जा सकता है। अब चलिए गांधी जी क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं बट, लेकिन आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, मेरे पास शक करने का कोई ढंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है, डैट कि द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन डैट रेजिस्टेंस, मतलब इंसानों की जो जीत है, इंसानों की जो विजय है, द विक्ट्री ऑफ मैन मतलब इंसानों की जो विजय है, मानव की जो जीत है, लाइज इन डैट रेजिस्टेंस, उन चीज़ों को रोक लगाने में निहित है, उसको रोक लगाने में निहित है। जब तक जो है इन चीज़ों को रोका नहीं जाएगा, आधुनिक आविष्कारों के उपयोग को रोका नहीं जाएगा सर, तब तक इंसान, मानव जो है जीत नहीं पाएगा, मानव जीत नहीं पाएगा। बताइए, ये जितने भी कल कारखाने और जितने भी जो है गाड़ी घोड़े का निर्माण हुआ और इससे जो प्रदूषण फैला और इससे जो ग्लोबल वार्मिंग हुई, बताइए कि कितनी जो है धरती संकट में चली आई है कि नहीं? और जब तक इन चीज़ों पे नियंत्रण नहीं रखा जाएगा, जब तक इनको रोका नहीं जाएगा सर, एक न एक दिन जो है हम लोग काल के गाल में समा जाएंगे, हम लोग जो है मतलब जो है मौत के जो है आगोश में चले जाएंगे। ये तो अच्छा हुआ कि कोरोना हुआ, और जब कोरोना हुआ तो लोग जो है गाड़ी घोड़ा का यूज करना बंद कर दिए और कल कारखाने बंद हो गए और इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण इतना क्लीन और क्लियर हो गया कि देखिए इस बार बरसात जो हुई है कि नहीं, बरसात एकदम टाइम पे हुई है, समझे? लेकिन जो है लोगों को पता नहीं था बरसात इस कदर होगी, और देखिए कि आज आफत बन गया है, कितना बड़ा आफत। अब देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे कहा गांधी जी ने कि भाई मेरे पास शक करने का कोई ढंग नहीं, कोई तरीका नहीं है कि इंसानों की जो जीत है, द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस, मतलब उसी रोक में नहीं थे इंसानों की जीत। अब आगे क्या है? वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंटरी प्लेजर, कि नहीं? बहुत बड़ी बात यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरे में हैं। वी आर इन डेंजर मतलब हम लोग क्या है? खतरे में है। किस चीज़ के खतरे में? द बार्टरिंग अवे, बदल देने के खतरे में। क्या बदल देने के खतरे में? तो द परमानेंट गुड, हमेशा की भलाई को बदल देने के खतरे में है। किस चीज़ से? द फॉर अ मोमेंटरी प्लेजर, क्षणिक सुख से, क्षणिक जो है आराम से। आज बताइए, छोटे छोटे खुशियों के लिए लोग जी रहे हैं और छोटी छोटी खुशियों के लिए ये मतलब अपना जीवन को खतरे में डाल दे रहे हैं। बाइक जो चला रहे हैं, स्पीड कितनी, इतनी अधिक, थोड़ा देर की मज़ा है और ज़िंदगी भर की सज़ा है। देखिए आज जितने तरह तरह की जो चीज़ें देखने को मिल रही है, क्षणिक सुखों के लिए लोग जी रहे हैं और क्षणिक सुखों के लिए जी रहे हैं और जीवन भर के खतरे में आ जा रहे हैं। तो आज जो इंसान है सर, वह हमेशा की भलाई को त्याग दे रहा है, मतलब क्षणिक सुखों के लिए, क्षणिक सुखों के लिए। शराब पीते हैं, कितना देर का मज़ा है सर, और बताइए कि लीवर ख़राब होता है, किडनी ख़राब होता है और ज़िंदगी तबाह हो जाती है, ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो सर ये इन चीज़ों पे रोक लगाना क्या है? बिल्कुल आवश्यक है। अगर इनको नहीं रोका जाता है तो आप समझ लीजिए कि सर हम सब लोग खतरे में हैं और एक न एक दिन इंसान खुद जो है इस सृष्टि को नुकसान का कारण बनेगा, इस सृष्टि को बर्बादी का कारण बनेगा और वो अपनी बर्बादी का कारण बनेगा। जब भाई सृष्टि नहीं रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, ये पैराग्राफ नंबर 15 पे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 15 पे चलते हैं। सलाह ही नहीं। तो 15 नंबर पैराग्राफ में क्या है? 15 नंबर पैराग्राफ में क्या है कि just as in the West they have made wonderful discoveries in things material, similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion
ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। अब चलिए हिंदी समझिए तोड़ तोड़ के, एक ही पैराग्राफ है, एक ही सेंटेंस है। तो जस्ट एज मतलब जिस प्रकार इन द वेस्ट पश्चिम देशों में दे हैव मेड उन लोगों ने किया है, क्या किया है, वंडरफुल डिस्कवरीज आश्चर्यजनक खोज किया है। किन चीज़ों में, इन थिंग्स वस्तुओं के चीज़ों क्षेत्रों में, मटेरियल भौतिक सुख सुविधाओं के क्षेत्रों में, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार हिंदूज में हैज मेड इस हिंदुस्तान के लोगों ने भी किया है, क्या किया है, स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज उनसे भी अधिक शानदार और अद्भुत खोज किया है। लेकिन किन चीज़ों में, इन थिंग्स ऑफ रिलीजन धर्म के क्षेत्रों में, ऑफ द स्पिरिट आत्मा के क्षेत्रों में, ऑफ द सोल परमात्मा के क्षेत्रों में। देखिए बात को समझिए, कितनी बड़ी बात कह दिया। गांधी जी ने कहा कि ऐसा नहीं है सर, पश्चिम देशों ने आश्चर्यजनक खोज किया है, लेकिन किन चीज़ों में किया है सर, ये वस्तुओं के क्षेत्रों में किया है, ये भौतिक सुख सुविधाओं के क्षेत्रों में किया है। लेकिन ठीक उसी प्रकार इस हिंदुस्तान के लोगों ने, इस भारत के लोगों ने उनसे भी अधिक जो है बेहतरीन और शानदार अद्भुत खोज किया है। लेकिन सर धर्म के क्षेत्रों में, ऑफ द स्पिरिट आत्मा के क्षेत्रों में, ऑफ द सोल परमात्मा के क्षेत्रों में, कि नहीं, ये तो भारत में लोगों ने खोज किया है, जो कि मतलब वह भौतिक जो है सुख सुविधाओं से बिल्कुल अलग खोज किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम भारत के लोग पीछे हैं, हम भारत के लोग क्या है, पीछे है, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने क्या किया है, सुख सुविधाओं के क्षेत्रों में आश्चर्यजनक खोज किया है, और हम लोगों ने धर्म के क्षेत्र में आश्चर्यजनक खोज किया है। हम लोग जो है आत्मा परमात्मा के क्षेत्रों में उनसे भी अधिक जो है अद्भुत और शानदार खोज किया है। ये 15 नंबर पैराग्राफ क्लियर हो गया। आई होप कि आपको एक एक लाइन समझ में आ रहा होगा। चलिए हम पैराग्राफ नंबर 16 पे चलते हैं, 16 पैराग्राफ नंबर में चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे देखिए थोड़ा सा क्या दिया हुआ है। हम फोटो को थोड़ा सा हटा दें, मुझे भी आप लोग देखते हैं पता चला है, तो देखिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए 16 नंबर पैराग्राफ क्या है, 16 नंबर पैराग्राफ है, बट लेकिन वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन हमारे पास आंखें नहीं है इन महान और बेहतरीन खोजों के लिए। बट वी हैव नो आई, लेकिन हमारे पास आंखें नहीं है फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, इन महान और बेहतरीन खोजों के लिए। बच्चे बोलेंगे सर आंखें तो है, तो फिर देखते क्यों नहीं है सर, आंखें हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, इन महान और बेहतरीन खोजों पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो क्यों नहीं दे पाते हैं सर, तो इसके पीछे कारण है, वी आर डेजल्ड बाय द, यहाँ पे क्या होगा, बाय द, वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। अरे हम लोग के पास आंखें हैं, लेकिन हमारी आंखें चौधिया गई है। डेजल्ड का मतलब होता है चौधिया जाना, समझे, चमक धमक में चौधिया जाना। तो वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। अरे हमारी आंखें जरूर है, लेकिन हमारी आंखें चौधिया गई है उस भौतिक विकास के द्वारा जो पश्चिमी विज्ञान ने किया है। वेस्टर्न साइंस हैज मेड मतलब जो पश्चिमी विज्ञान ने किया है। बाय द मटेरियल प्रोग्रेस मतलब भौतिक विकास के द्वारा हमारी आंखें चौधिया गई है जो पश्चिमी विज्ञान ने किया है सर। अब देखिए, अब यहाँ पे आगे क्या है, गांधी जी क्या बता रहे हैं समझिए। यूट्यूब वीडियो है, मैं उतना अधिक लेक्चर नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि क्लास की बात अलग होती है। यूट्यूब वीडियो पे टाइम ड्यूरेशन होता है, फिर आपका MB खर्च होगा, इन सभी चीज़ों पे डाटा खर्च होगा, इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। अब चलिए आगे क्या है, आई एम नॉट इन अ मोड ऑफ दैट प्रोग्रेस। गांधी जी ने कहा भाई मैं उस विकास से तो मोहित नहीं हूँ। देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब उन विकासों को देखकर खींचे चले जाते हैं। ये जो भौतिक विकास जो पश्चिमी विज्ञान ने किया है उसको देखकर उसके तरफ खींचे चले जाते हैं और मोहित हो जाते हैं सर। लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि मैं इस विकास से मोहित नहीं हूँ, मैं उसके पीछे भागने वाला नहीं हूँ। इनफैक्ट अब चलिए आपको एक बहुत बड़ी राज की बात पता चलेगा, बहुत बड़ी राज की बात पता चलेगा। देखिए क्या बात दिया हुआ, आपको ईश्वर पे विश्वास हो जाएगा, बिल्कुल विश्वास हो जाएगा। दिया है इनफैक्ट वास्तव में, इट ऑलमोस्ट सिम्स, यह लगभग लगता है, यह लगभग मालूम पड़ता है, एज दो मानो कि गॉड इन हिज विजडम, ईश्वर ने अपनी अक्ल से अपनी बुद्धिमानी से हैज प्रिवेंटेड इंडिया, भारत को या भारत के लोगों को रोका है फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, उन क्षेत्रों में विकास करने से। किन क्षेत्रों में, अरे भौतिक सुख सुविधाओं के क्षेत्रों में विकास करने से रोका है। काहे रोका है, सो डैट, ताकि
इट माइट, यहाँ पे इज जो हुआ है सर ये गलत है, इट होगा, क्या होगा, इट, आई टी, ये सुधारते चलना है। आप किताब आपके पास होगा ही, आप देख पा रहे होंगे, इट है वहाँ पे। सो डैट, ताकि इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन, ताकि यह अपने खास मिशन को पूरा कर सके। वह खास मिशन किस चीज़ का, तो ऑफ रेजिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म, वस्तुवाद के, भौतिकवाद के बहाव के रोकने के खास मिशन को पूरा कर सके। अब देखिए बड़ा सा लाइन था, फिर से समझा दूँ, चलो मैं फिर से समझाता हूँ, आप ध्यान दीजिए। इट इन फैक्ट, वास्तव में। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि भारत के लोग सर भौतिक सुख सुविधा के क्षेत्र में क्यों विकास नहीं किए। अरे क्यों नहीं विकास किए, जब विज्ञान की उत्पत्ति भारत से हुई है, वेदों से जो है विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। जिस सूरज चांद तारे और ग्रहों की जो है जिक्र हम करते हैं विज्ञान के क्षेत्रों में, इन सभी चीज़ों का जिक्र जो है हमारे वेद और पुराणों में हो चुका है, हमारे कुरान में हो चुका है। मोहम्मद साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब देखो, जब तुम रूहानी इबादत करने बैठोगे तो तुम्हें 7वें आसमान का चांद दिखाई देगा। देखिए 7वें आसमान का जिक्र किया था उन्होंने, 7वें आसमान का चांद दिखाई देगा, तब तुम ईद मनाना। ईद मनाना किसको बोलते हैं, खुशी मनाना को बोलते हैं ईद मनाना। तब तुम ईद मनाना। बताइए, ये 7वें आसमान को खोज पाना ये विज्ञान के लोगों के लिए मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। सोचिए कितना विकसित थे हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि तो फिर हम जो है डेवलप क्यों नहीं हुए भौतिक क्षेत्रों में, तो सीधे स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिया हुआ है कि इन फैक्ट, वास्तव में, इट ऑलमोस्ट सिम्स, यह लगभग मालूम पड़ता है, ये लगभग लगता है, एज दो, मानो कि गॉड इन हिज विजडम, ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने अपनी अक्ल से, अपनी बुद्धिमानी से, हैज प्रिवेंटेड इंडिया, भारत को या भारत के लोगों को रोका है, फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, भौतिक क्षेत्रों में विकास करने से, सो डैट, ताकि, इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेजिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म, कि नहीं, ताकि यह जो है वस्तुवाद, भौतिकवाद के बहाव को रोकने के अपने खास मिशन को पूरा कर सके। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमारे पूर्वज इतने धन संपत्ति वाले थे। सर आपको पता है प्राचीन समय में हमारे भारत में जो औरतें होती थी वह मतलब जो है गहने खूब पहना करती थी, कभी सोने चांदी हीरे जवाहरात की कमी नहीं हुई, बहुत पहना करती थी। और जो है मतलब सब, इसीलिए तो भारत को सोने का चिड़िया कहा गया मेरे मित्रों, इसीलिए तो भारत है क्या सोने का चिड़िया कहा गया। लेकिन बताइए हम जितना विकसित हो रहे हैं कि नहीं, और ये छोटे छोटे गहने गुड़िया के लिए जो घर घर में लड़ाई है, जो झगड़े हैं, हम खाक विकसित हो रहे हैं। अरे हम खाक विकसित हो रहे हैं तो ये वस्तुवाद की बहाव को रोकने के खास मिशन को पूरा कर सके, इसलिए भारत को ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने, अल्लाह ने क्या किया कि उन क्षेत्रों में विकास करने से रोका। किन क्षेत्रों में, भौतिकवाद के क्षेत्रों में विकास करने से रोका। चलिए आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं पैराग्राफ नंबर 17 में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर पैराग्राफ क्या है दिया है, आफ्टर ऑल, आखिरकार, देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, आखिरकार इस हिंदुस्तान के धरती में, इस हिंदुत्व में, इस भारत में कुछ तो खास है। देर इज समथिंग, कुछ तो खास है, दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जिसने अभी तक इसकी सभ्यता को, अपनी सभ्यता या संस्कृति को जीवित रखा है। भारत की सभ्यता और संस्कृति अगर अभी तक जीवित है तो कुछ तो इस हिंदुस्तान की धरती में खास है कि अभी भी 4 धर्म के लोग जो है यहाँ पे एक दूसरे की इज्जत करते हैं, प्यार से, मोहब्बत के साथ रहते हैं। कुछ तो खास इस भारत की धरती में है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। अरे यह अपने आँखों के सामने बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, पर्सिया की सभ्यता, मिस्र देश की सभ्यताओं का पतन का गवाह बना है। इसके आँखों के सामने इन सभी देशों की सभ्यताओं का पतन हो गया। अरे कुछ तो खास है इस भारत की धरती में कि आज तक भारत की सभ्यता और संस्कृति क्या है, जीवित है, बना हुआ है। और सर जो है मतलब इसके आंखों के सामने बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, पर्सिया की सभ्यता, मिस्र देश की सभ्यताओं का, रोम का, यूनान का पतन हो गया। और देखते देखते आप देखिएगा मेरे भाइयों कि पश्चिम देश जितने हैं उन सभी का पतन हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर क्या खास बात है, तो चलो भाई मैं बताता हूँ।
आपने गीता का, मैं आपको गीता का कुछ उपदेश बताता हूँ। आप गीता में जाइए, उसमें एक लाइन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। उसके बाद का कुछ लाइन है, मैं मिस कर रहा हूँ। आप देखिए इसका मतलब निकल के क्या आता है। यदा यदा मतलब जब जब, कि नहीं, यदा यदा ही धर्मस्य मतलब जब जब धर्म की जो है ग्लानि मतलब हानि होती है, कि नहीं, तो हम क्या करते हैं कि भारत का स्पष्ट जिक्र है उसमें, इस भारत की भूमि पे जब जब धर्म की जो है हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो मैं आता हूँ, मतलब ईश्वर और खुदा आते हैं और आकर जो है पुनः लोगों को समझाकर नाश कर कर, कि नहीं, धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि सर कुछ उदाहरण पेश किया जाए। बिल्कुल पेश करूंगा मेरे मित्रों, बिल्कुल पेश करूंगा। आप याद कीजिए सर, सतयुग के समय में राक्षसों का जब दैत्यों का अत्याचार हो गया तो बहुत सारे जो है शक्तियों ने इस धरती पे अवतार लिया। दुर्गा जी का अवतार हुआ जब महिषासुर का जो है अत्याचार बढ़ गया था, और जो है महिषासुर का जब अत्याचार बढ़ गया था, और समझिए कि बहुत सारे गणेश भगवान आए और बहुत जो है राक्षसों का और दैत्यों का क्या किया, वध किया। बहुत आप देखिए वैष्णो माता आई, और इस तरह से जो है मतलब आप देखिए कितनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। अब बताइए, आप कहिएगा कि सर और आगे का बताइए, तो और आगे का मैं बताता हूँ सर। सतयुग के बाद त्रेता था। त्रेता में जो है रावण का अत्याचार बढ़ गया, और त्राहिमाम जब जनता कर रही थी, तो बताइए सर, इसी धरती ने क्या किया कि राम जैसे जो है मतलब ईश्वर को, खुदा को जो है क्या किया कि जन्म दिया, और जो है रावण का जो है मतलब नाश करके जो है अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करके चले गए। फिर उसके बाद जो है आप आइए द्वापर में आइए। द्वापर में जब कृष्ण का जो है ये कंस का जब अत्याचार बढ़ा, त्राहिमाम जब जनता कर रही थी, तो जो है इसी धरती ने कृष्ण को पैदा किया, और जो है कृष्ण जो है इस धरती से अवतार लिए और जो है कंस का नाश किए। यहाँ तक कि जो है कौरवों का जब बहुत ही अत्याचार बढ़ गया था तो कौरवों का नाश किए, और जो है धर्म की स्थापना करके चले गए। कलयुग में भी देखिए कि बहुत ऐसे जो है समझिए कि फ़कीर आते हैं, संत महात्मा आते हैं। हालांकि बहुत ऐसे संत महात्मा या फ़कीर उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह धरती कभी संतों से, कभी महात्माओं से, कभी फ़कीरों से जो है खाली नहीं रहती है, मुर्शिदे कामिलों से खाली नहीं रहती है। और जो है ये भारत के लोगों को समझा देते हैं। और समझ लीजिए जब इतने बूढ़े लोगों का अत्याचार जब ख़त्म हुआ, अधर्म ख़त्म हुआ और धर्म की स्थापना हो गई, तो आपको क्या लगता है इस कलयुग में जो भारत में तरह तरह का जो है द्वेष और ईर्ष्या की भावनाएं आपको देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है मेरे मित्रों, ये ख़त्म नहीं होगा? ये भारत की धरती है, ये बिल्कुल ख़त्म होगा। जब अंग्रेज़ों का अत्याचार बढ़ा था तो देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद, कि नहीं, और जो है भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और अशफाकुल्ला खान, ऐसे लोग इस धरती से पैदा लिए, कि नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे लोग धरती पे आए इस भारत की धरती ने, और अंग्रेज़ों के जो है दांत खट्टे कर दिए। आप कल्पना कीजिए, ये भारत की धरती है मेरे मित्रों। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि भारत का माहौल जो है थोड़ा सा बिगड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब ठेस लगेगी तो बुद्धि बढ़ेगी, और इन्हीं चारों धर्म से लोग आएंगे और सभी अपने अपने लोगों को समझा देंगे। अरे जब खून की नदियाँ बहेंगी तो लोगों को समझ में आएगा। लेकिन अब है कि गुनाहों से बचना है तो भाई अच्छे से रहिए सभी कोई। हम तो आपसे आग्रह यही करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति क्यों बचा है अभी तक, तो आपको कारण समझ में आ रहा होगा। क्यों बचा है, कारण समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे दिया हुआ है बड़ी सुंदर शब्दों में जो है गांधी जी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, कास्ट अ लुक अराउंड यू। अरे भाई अपने चारों तरफ देखो। वेयर इज रोम, रोम कहाँ है? वेयर इज ग्रीस, यूनान कहाँ है? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन? क्या आप उन इटली के अंग्रेजी इतिहासकारों को आज कहीं ढूंढ सकते हो? रेदर एंशिएंट रोम, या आपको वह प्राचीन रोम दिखाई देगा? फॉर रोम वाज इटली, क्योंकि रोम ही उस समय इटली था, रोम ही इटली था। तो सर अब आप समझिए, आपको मैं बता दूं कि पहले रोम था और वही रोम जो शहर है आज इटली के नाम से जाना जाता है। तो अब मेरे भाई समझिए कि एक समय ऐसा था कि रोम का पूरे दुनिया में बोलबाला था। वर्ल्ड लैंग्वेज लैटिन थी। लैटिन जो वर्ल्ड लैंग्वेज थी वो रोम की भाषा मानी जाती थी।
समझे। और रोमन बादशाह होते थे। रोमन देखिए, ये जो आपको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो है, ये 12 महीने रोमन कैलेंडर होते हैं। और ये संडे मंडे वगैरह जो आप बोलते हैं, ये रोमन कैलेंडर है। सोचिए, पूरे दुनिया में रोमन कैलेंडर आज भी चलते हैं। तो कहने का मतलब है मेरे भाइयों कि एक समय था कि रोम की बादशाहत होती थी, और एक समय था कि यूनान सिकंदर महान, आपको याद होगा, यूनानी बादशाह था। प्लेटो, अरस्तु, ये सब यूनानी विद्वान थे। रोम और यूनान में विद्वान पैदा होते थे, ऐसा लोग मानते थे। तो अब गांधी जी बता रहे हैं कि भाई ठीक तो था, रोम का बोलबाला था, ठीक तो था, यूनान का बोलबाला था, बेबीलोन की बोलबाला था, सीरिया पर्सिया मिस्र देश के राजाओं की बोलबाला था। लेकिन सर आज ये सभी देश कहाँ गए भाई मेरे, कहाँ गए? मिलेगा, चारों तरफ नज़र घुमाओ, देखो कहाँ बेबीलोन है, कहाँ सीरिया है, कहाँ पर्सिया है, कहाँ मिस्र देश का धाक गया, कहाँ रोम और यूनान की बादशाहत गई, कहाँ वह अंग्रेजी इतिहास कर गए? सभी चले गए, सभी खत्म हो गए। गांधी जी ने फिर आगे क्या कहा, देखो 18 नंबर पैराग्राफ में क्या आगे कहा। गांधी जी ने कहा, गो टू ग्रीस, भाई आप यूनान चले जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, अरे वह विश्व प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यता कहाँ है? एक समय पूरे दुनिया में यूनान की तूती बोलती थी। अरे वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, वह विश्व प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यता कहाँ है? तब गांधी जी ने कहा, देन कमिंग टू इंडिया, जब थक हार जाओ, देन कमिंग टू इंडिया, तब भारत आ जाओ। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, और किसी भी आदमी को मतलब सबसे प्राचीन भारत का जो ब्यौरा है, जो रिकॉर्ड है, उसके अनुसार अध्ययन करने दो, खोजने दो। देन लुक अराउंड यू, और तब तुम अपने चारों तरफ देखो। एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंट टू से, और तुम यह कहने के लिए मजबूर हो जाओगे, विवश हो जाओगे, यस, हाँ, आई सी हेयर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। हाँ, मैं आज भी यहाँ पे प्राचीन भारत जीवित देख रहा हूँ, मैं आज भी यहाँ पे प्राचीन भारत जीवित देख रहा हूँ। आप यह कहने पे विवश हो जाइएगा। आज भी आपको भारत में झोपड़ी देखने को मिल जाएगा, आज भी भारत में आपको धोती कुर्ता देखने को मिल जाएगा, आज भी भारत में जो है लोगों को एक दूसरे पे परोपकार करते हुए देखने को मिल जाएगा। आज भी लोग यहाँ पे हल जोतते हैं, आज भी लोग जो है एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आज भी जो है अग्नि की पूजा, सांप नाग की पूजा, धरती की पूजा, भुइया भवानी की पूजा, डूबते हुए सूरज की पूजा, उगते हुए सूरज की पूजा, चंद्रमा को देखकर आज भी हमारे मुसलमान भाई ईद और जो है बकरीद मना लेते हैं कि नहीं, और उसी चांद को देखकर हमारे जो है हिंदू भाई चौक चन्ना से लेके करवा चौथ मना लेते हैं। बताइए सर, आज भी आपको देखने को मिलेगा मंदिरों में आस्था, मस्जिदों में प्रेम, आज भी आपको देखने को मिलेगा। आप देख लेंगे कि विश्व आज भी जो है भारत में जो प्राचीन सभ्यता है वो देखने को मिलता है। लेकिन भाइयों, ये जो आधुनिकता का जो प्रभाव है सभी लोगों पे पड़ रहा है, लोग अपने प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को भूल रहे हैं, और जिसके वजह से भाई मेरे ये तबाही आ रही है भारत में। अगर समय रहते, अगर हमारे भारत के गार्जियन, शिक्षक वर्ग इनको ख़त्म करने का प्रयास नहीं करते हैं तो हमारा भारत भी जो है गलत रास्तों पे जाएगा। लेकिन उसके बावजूद सर, मैं आशावादी दृष्टिकोण का टीचर हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि सर इस धरती पे जब जब अधर्म फैलता है तो इस धरती में इतनी ताकत है कि धरती ऐसे ऐसे वीर सपूतों को पैदा करती है कि वह फिर जो है धर्म की स्थापना करके, मतलब समझिए कि ये लोग चले जाते हैं और फिर उनका जय जयकार होता है और उनका लोग गुण गाते हैं, उनकी जयंतियाँ मनती है, उनकी त्यौहार मनाई जाती है। समझे भाइयों? एकदम समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है समझ में? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को देख पा रहा हूँ, आप कमेंट कीजिए। बिल्कुल 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 सभी भाइयों का कमेंट आ रहा है। बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए हम लोग पैराग्राफ नंबर 19 पे चलते हैं। 19, बस एक वीडियो और बनेगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है ट्रू, सच में, देयर वेयर डंग हीप्स ट्रू, अरे सच में गोबर के ढेर हुआ करते थे हमारे देश में, आज भी गोबर के ढेर हुआ करते हैं, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम। लेकिन सर उन गोबर के ढेरों में धनी खजाने गड़े होते हैं, धनी खजाने गड़े होते हैं। रिच ट्रेजर्स मतलब धनी खजाने, अब बरी मतलब होता है गड़ा होना, धनी खजाने गड़े होते हैं। अरे आज न रासायनिक खाद हो गए और यूरिया हो गए,
और जो है मतलब धरती की उपजाऊ क्षमता को नष्ट करने लग गए हैं। लेकिन सर पहले इन्हीं गोबर के ढेरों से मतलब हम लोग जो है क्या करते थे कि खाद का निर्माण करते थे और खेतों में जो है इसका यूज करते थे, और तब गीत निकलता था, मेरे देश की धरती सोना एक उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। अब बताइए कि नहीं, हम खाक विकास किए, हमने तो रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना शुरू किया और धरती की उर्वरा क्षमता को कि नहीं ख़त्म कर दिया, खाक विकास कर रहे हैं। आज बताइए ये धरती इतनी तबाही की कारण बन रही है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ना। अब चलिए अब आपको समझ में आएगा मेरे दोस्तों। हम थोड़ा सा और इसको, बस ये लास्ट ही है भाई, बस थोड़ा सा आप रुक जाइए। एंड द रीजन वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड इज डैट द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। एकदम समझ में आएगा, देखिए तोड़ता हूँ मैं। एंड और द रीजन, वह कारण, वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड, क्यों भारतीय सभ्यता और संस्कृति जीवित रहा है, क्यों बचा हुआ है, इज डैट, वह कारण यह है कि द एंड, वह छोर, वह मतलब आधार, वह न्यू विच हिंदुइज्म हैज सेट बिफोर, जो इस हिंदुस्तान के लोगों ने अपने सभ्यता और संस्कृति को पहले ही सेट कर दिया है, पहले ही जो है तैयार कर दिया है। इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल, वह सभ्यता और संस्कृति भौतिक क्षेत्रों में विकास पर आधारित नहीं था बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में विकास पर आधारित था। लाख जो है मतलब राजा हो जाए, धन दौलत रुपया पैसा वाले हो जाए, लेकिन सर जो ऋषियों का, महात्माओं का, फकीरों का कि नहीं जो सम्मान था, जो इज्जत थी, जो उनकी महत्व थी, जो वैल्यू था सर, राजाओं की कोई वैल्यू नहीं थी, महाराजाओं की कोई वैल्यू नहीं थी, बड़े बड़े जो है पैसे वालों की कोई वैल्यू नहीं थी कि नहीं। तो ये भौतिक क्षेत्रों पे आधारित नहीं हमारी सभ्यता और संस्कृति थी, ये आध्यात्मिक विकास पे आधारित जो है सभ्यता और संस्कृति थी, जिस वजह से हम लोग जीवित रहे, जिस वजह से हमारी सभ्यता और संस्कृति बची रही। और जब ईश्वर और खुदा से विश्वास घटेगा, विश्वास खत्म होगा मेरे मित्रों, तो पता है हम भी पतन होने लग जाएंगे, हमारा भी पतन होने लग जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका लास्ट वीडियो बनेगा वीडियो नंबर 5, और वह आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से कोशिश करता हूँ उन चैप्टर को पढ़ाने का जो चैप्टर आपका छूटा हुआ है। तो तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान की एकता।